नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज करने वाले हैं। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम हो गया था, इसलिए मैं 12 फरवरी का जो एनालाइज है वो नहीं करवा पाया था, तो इसलिए आज लेकर आया हूँ। उससे पहले यार, जो व्यक्ति वीडियो पर पहली बार आए ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दो यार, और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो यार कर दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं। तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख है ना, वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। ये अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखे हुए हैं। अशोक मौर्य वंश का एक भारतीय सम्राट थे। उन्होंने 268वीं शताब्दी से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया, और उन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं। तो ये एक तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, जो कि पंजाब घराने से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार ने साल 1988 में पद्मश्री और साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। और जाकिर हुसैन ने किशन महाराज से भी सीखा है और बिरजू महाराज के साथ भी संगत की है। जाकिर हुसैन ने मेरठ के अजरायड़ा घराने की शैली को भी बजाया। और जाकिर हुसैन ने मास्टर ऑफ परकशन नामक संगीत समूह भी बनाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाएगी। तो ये 154वीं जयंती थी, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाठी नृत्य किस जाति में किया जाता है। तो लाठी नृत्य कई जातियां करती हैं, जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपने एलिमिनेट किया होगा। ठीक है, जैसे कि थारू, अहिल, गवारा, यदुवंशी और भील, और इसी के साथ एक जनजाति होती है बंजारा। ठीक है, तो ये भी इसे करती है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो नृत्य हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको आगे वाले एग्जाम में फाइट करना है। तो जैसे यक्षगान नृत्य है, ये कर्नाटक के तटीय जिलों के कलाकार करते हैं। ये एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है। यक्षगान नृत्य को भारत सरकार ने कर्नाटक यक्षगान का दर्जा दिया है। और एक है छऊ नृत्य, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाता है। छऊ नृत्य भूमिज, मुंडा, कुम्हार और कुड़मी जातियां मनाती हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नृत्य हैं, जैसे कि हट्टारी, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। सुंगी, ये भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। कुनिथा, ये भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। करगा, ये भी कर्नाटक का मशहूर लोक नृत्य है। लांबी, एक याद रखना है आपको। एक लावणी, लावणी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अभी पूछा गया है 2-3 दिन पहले। ठीक है, और टिंडी, टिंडी भी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है। तो ठीक है, ये है बाइबल। और हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं, वो है वेद, उपनिषद और गीता। रामायण, महाभारत, विधि संहिताएं और स्मृताएं। ठीक है, तो और जैन धर्म है, इसकी जो पवित्र पुस्तकें हैं वो हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णय, छेद छूत्र, मूल सूत्र आदि। ठीक है, और बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं वह है बौद्ध साहित्य। ईसाई धर्म की तो मैंने बता ही दिया कि बाइबल है। पारसी धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं जेद अवस्था। और सिख धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है ना, वो क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। और गाइज, आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, या हाई कोर्ट, ये 5 तरह की रिट जारी करती है। यानी कि अगर कभी भी आपके मूल अधिकारों का हनन होगा ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और ये 5 तरह की रिट कौन कौन सी हैं वो देखिए। बंदी प्रतिकर्षण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश और अधिकार पृष्ठ लेखा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगभग लगभग मुझे लगा है कि आपकी 2-3 शिफ्टों में ये आ चुका है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा भी बताया है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो रेमंड यूस्टेट ग्रोट गोवन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, वे साल 1928 में चुनेंगे और साल 1933 तक इस पद पर रहे। एंथनी डी मेलो बीसीसीआई के पहले सचिव थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीसीसीआई की स्थापना एक बार पूछा गया है एमटीएस में, तो ये 4 दिसंबर 1928 को हुई थी। और इसकी स्थापना दिल्ली के रोशानारा क्लब में खिलाड़ियों के एक समूह ने की थी। इसका मकसद क्रिकेट में ब्रिटिश एकाधिकार को खत्म करना था। बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है।
बीसीसीआई ने साल 1936 में रणजी ट्रॉफी खेल को शुरू किया। ठीक है, तो आगे है कि रणजी ट्रॉफी का नाम जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय व्यक्ति नवानगर राज्य के राजा केएस रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया। और जो वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिनी। पहले जय शाह थे लेकिन अब है रोजर बिनी। ठीक है, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए गए समर्थन और भारत तथा डोमिनिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था आपकी शिफ्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु जो वो कितनी होनी चाहिए? तो साक्षरता मापने के लिए आयु सीमा 7 साल होनी चाहिए। और साक्षरता कहते किसे हैं? तो 7 साल या उससे जो बड़ा व्यक्ति है ना, कोई भी बच्चा है वो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। और साक्षरता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, जबकि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हैं? उसमें है केरल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है उत्तराखंड और असम। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे कम जो साक्षरता वाले राज्य हैं वो कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया कि बिहार तो एक है ही, उसके अलावा कई बार ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दिया होता है, बिहार नहीं दिया होता। ठीक है, और कर्नाटक और तेलंगाना, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरि नटराज किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारतीय तैराक श्री हरि नटराज भारत से संबंधित हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए, जैसे कि उनका जो जन्म है वो 16 जनवरी 2001 को हुआ था। उन्होंने साल 2019 में दक्षिण कोरिया के गवांगंजू में हुए विश्व एक्विट्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था। और उन्होंने साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने साल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में भी भाग लिया था। और साल 2018 में अर्जेंटीना के ब्यूनिस आयर्स में हुए ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक्स में भी भाग लिया था। उन्होंने साल 2024 में पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप चेक कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। इसे 1961 से 66 की अवधि के लिए बनाया गया था। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र और समय सक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। ठीक है, और कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। ठीक है, तो ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत कुमार डोभाल, भारत के प्रधानमंत्री के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सलाहकार हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ कल आपकी शिफ्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो ये मुख्यतः 2 प्रकार इसके होते हैं, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। तो पहले हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप। यह संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। इसे अकादमी रत्न सदस्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सम्मान राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेदभाव के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 3 लाख रुपए की नगद राशि, एक ताम्र पत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। एक बार में अधिकतम 40 लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कि एक बार में कितने लोगों को दिया जाता है। और नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार क्या है? यह सम्मान संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक लोक जनजातीय संगीत, नृत्य, थिएटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला आदि में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक ताम्र पत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में
जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक लागू की गई थी, इस योजना के दौरान मुख्य लक्ष्यों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 जुलाई 1924 को मुंबई में की थी। यह सभा दलितों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था केमिस्ट्री से कि CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम क्या है? तो ये होता है प्रोपाइन। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इकोनॉमी से कि थोक विक्रेता क्या होते हैं? तो थोक विक्रेता वे कंपनियां होती हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदती हैं और उसे थोक में बेच देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 226 क्या है? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि उच्च न्यायालय को संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए ये रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह यार जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हमने उनका जो एनालाइज कर दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दो और जो चैनल है ना यार उसे सब्सक्राइब कर दो यार। आपकी सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट कर दो PDF। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। बस कमेंट करना है PDF, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।